हेलो फ्रेंड्स। आज आपको मैं एनटीए यूजीसी नेट का दिसंबर 2019 का कंप्यूटर साइंस का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं 21 से लेकर 35 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट का वीडियो बनाया हुआ है जिसमें फर्स्ट 20 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डिस्कस किए हुए हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। हमारे पास दो लिस्ट हैं, इन दो लिस्ट को आपस में मैच करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है फ्रेम एट्रीब्यूट। जो फ्रेम एट्रीब्यूट होता है वो बेसिकली आपके जो टेबल होती है उस टेबल के फ्रेम्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। तो ये जो आपका ए है वो मैप कर रहा है लिस्ट टू के फोर्थ ऑप्शन से, तो आपका ए जो है वो मैप कर रहा है फोर्थ से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बी, टीआर टैग। टीआर टैग बेसिकली हम लोग यूज करते हैं टेबल में जो रो इंसर्ट करनी होती है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आपका ये जो सेकंड है वो आपका लिस्ट टू के थर्ड से मैप कर रहा है। उसके बाद वी अलाइन एट्रीब्यूट। वी अलाइन हम लोग जो सेल में अगर हमें वर्टिकली अलाइन करना है कंटेंट को तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये सी जो है लिस्ट टू के सेकंड से मैप कर रहा है, और जो ए टैग है वो आपका यूज होता है अगर हमें एचटीएमएल में लिंक क्रिएट करने हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ए टैग का यूज करते हैं। तो जो डी है वो आपका वन से मैप कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आएगा वो थर्ड ऑप्शन आएगा। Second question, the weight of minimum spanning tree in graph G calculated using Kruskal algorithm is। हमें यहाँ पर मिनिमम स्पैनिंग ट्री के थ्रू हमें यहाँ पर इसका वेट कैलकुलेट करना है, और उसमें जो एल्गोरिथम यूज करनी है वो है क्रुस्कल एल्गोरिथम। हमारे पास दो टाइप की एल्गोरिथम होती है मिनिमम स्पैनिंग ट्री में, एक तो प्रिम्स एल्गोरिथम होती है, एक क्रुस्कल एल्गोरिथम होती है। उसके थ्रू हम लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री के वेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इस ग्राफ में नोड्स को नंबरिंग देनी है। हम लोग कोई भी नोड से स्टार्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर मैंने इसकी नंबरिंग दे दी, और जो ए है इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ए नोड से अगर आप ट्रेवर्स कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास दो एजेस आ रही हैं। ए से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास दो एजेस आ रही हैं, जो कि बी पे जा रही है और एक सी पे जा रही है, जिसका वेट है 2 और 8। तो यहाँ पर हम लोग जो मिनिमम होगी उसको हम लोग एज ए कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेकंड वेट वाली एज को कंसीडर किया। उसके बाद जब आप सेकंड नोड पे आए जो कि आपकी बी नोड है, इस पे आप जा रहे हो सी पे, बी से आप जा रहे हो सी पे जो कि है 6, बी से आप जा रहे हो ई पे जो कि है 4, और बी से आप जा रहे हो डी पे जो कि है 5। तो इनमें से हमारे पास ऑलरेडी 8 भी है, इसमें से तीन और एजेस हमारी ऐड होगी जिसमें मिनिमम है आपका 4। तो आप यहाँ पर बी से ई पे जाओगे 4 वेट के लिए, क्योंकि हमें इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री में सभी नोड्स को ट्रेवर्स करना होता है एटलीस्ट वन टाइम। तो यहाँ पर आपका ये वाला भी आपका हो गया। उसके बाद जब आप ई पे आए तो ई से मीन्स आपने इसको कंप्लीट कर लिया, इसको कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप ई नोड पे आए, ई नोड से आप जा रहे हो 3 के लिए डी पे, और ई से आप जा रहे हो सी पे 7 वेट के लिए। तो इसमें हमारे पास 8, 6, 5, 3, 7 में मिनिमम है 3। तो हम लोग 3 वाली एज को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डी, जिसका वेट होगा आपका 3। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर डी पे आए, डी पे आने के बाद हम लोग डी से बी पे जा रहे हैं, मगर अगर बी पे हम लोग जाएंगे तो वो एक साइकिल बन जाएगा, तो इसको हम लोग फर्दर ट्रेवर्स नहीं करेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ एक जो नोड है वो अभी तक ट्रेवर्स नहीं हुई है, सी। तो अगर हम लोग सी से चेक करें तो सी से हम लोग जा रहे हैं ए पे 8, सी से हम लोग जा रहे हैं बी 6, और सी से हम लोग जा रहे हैं ई 7। अगर हम लोग यहाँ पर सी से ट्रेवर्स करेंगे तो अगर हम लोग एक पे जाएंगे तो यहाँ पर 8 हमारी वेट है, मतलब इसमें जो मिनिमम है वो है आपकी 6। तो हम लोग यहाँ पर इस 6 को ट्रेवर्स करेंगे जो कि हो जाएगा 6। तो आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 3, टोटल इसका वेट आ जाएगा 15। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका सेकंड, जो कि आपका 15। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, लेट पी बी द सेट ऑफ ऑल पीपल, लेट आर बी ए
binary relation on P such that AB is in R if A is a brother of B is R symmetric, transitive and equivalent relation and a partial order relation। हमारे पास एक रिलेशन है बाइनरी रिलेशन जिसमें ए एंड बी है। हमें ये बताना है कि जो ये रिलेशन है इसमें हमें बताना है कि जो ये रिलेशन है ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है या इक्विवेलेंट रिलेशन है या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। इसमें हमें ये बताना है कि ये सारे रिलेशन है या नहीं है। और एक कंडीशन आपको दी है, जो ए है वो आपका बी का ब्रदर है। तो हमें इस कंडीशन के बेसिस पे ये चार रिलेशन को फाइंड आउट करना है। तो सिमेट्रिक रिलेशन में हमारे पास जो है, अगर हम लोग सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे तो सिमेट्रिक में आपका जो ए है वो बी का ब्रदर है, मगर जो बी है वो आपका ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकता है। तो उस केस में जो सिमेट्री है, सिमेट्री रिलेशन है वो आपका नो होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर बी भी ए का ब्रदर होता तो वो सिमेट्री होती। यहाँ पर अब हमें ये नहीं पता कि जो बी है वो ब्रदर है या सिस्टर है ए का, तो इसलिए यहाँ जो सिमेट्री है वो आपकी आएगी नो। ट्रांजिटिव रिलेशन हम लोग चेक करेंगे। सपोज ए जो है वो बी का ब्रदर है और सपोज जो बी है वो सी का ब्रदर है, तो जो ए होगा वो भी ब्रदर होगा सी का। तो यहाँ पर आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हम लोग कैसे चेक करें, क्योंकि कंडीशन हमें दी हुई है कि जो ए है वो बी का ब्रदर है और हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो बी है वो भी ब्रदर है सी का। तो उस केस में ट्रांजिटिव रिलेशन हम लोग कैसे फाउंड करते हैं कि ए इक्वल्स टू सी, तो उस केस में जो ए है वो आपका ब्रदर होगा सी का। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन बन रहा है, तो इस केस में आएगा यस। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में हमारे पास तीन रिलेशन होने चाहिए। एक तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए वो रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए और आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए। तो अगर ये तीनों रिलेशन होंगे तो वो आपके इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। रिलेशन में बेसिकली हमारा क्या होता है कि जो आपका हर एक कंपोनेंट होता है वो अपने आप से कंपेयर करता है। तो यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा नो। सिमेट्रिक रिलेशन हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया, तो इसमें कोई भी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा नो। ट्रांजिटिव हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया, तो ये आ जाएगा यस। तो यहाँ पर तीन में से आपके दो नो है, तो इट मींस इक्विवेलेंस रिलेशन भी आपका नो होगा। उसके बाद पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इसमें आपके दो रिलेशन होने चाहिए, अगर वो दोनों रिलेशन ट्रू होंगे तो ही वो पार्शियल रिलेशन होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए और एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो यहाँ पर पार्शियली ऑर्डर रिलेशन में रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इट मींस एक आपका नो है, तो एंटी सिमेट्रिक भी आपका अगर यस भी हो तो भी आपका वो जो रिलेशन है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं होगा। तो इसमें आपका नो, यस, नो एंड नो, तो आंसर आएगा आपका थर्ड, जिसमें सिर्फ ट्रांजिटिव रिलेशन यस है और बाकी सारे रिलेशन नो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें इन तीन स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। फाइबर ऑप्टिक केबल इज मच लाइटर देन कॉपर केबल। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है ट्रू। वो इसलिए क्योंकि जो आपका वेट होता है फाइबर ऑप्टिक केबल का वो लाइटर होता है कॉपर केबल, जो हमारी टेलीफोन वायर्स में टेलीफोन लाइंस में जो वायर यूज होती है, जिसको हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल्स बोलते हैं, उससे कम वेट होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। उसके बाद सेकंड, फाइबर ऑप्टिक केबल इज नॉट इफेक्टेड बाय पावर स्ट्रजिस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो ये वाली भी आपकी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होती है उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता फाइबर ऑप्टिक केबल के सिग्नल पे, तो ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, ऑप्टिकल ट्रांसमिशन इज इनहेरिटेंटली बाई डायरेक्शनल। तो ये जो आपकी बाई डायरेक्शनल होती है, फाइबर ऑप्टिक कभी भी बाई डायरेक्शनल नहीं होती है, तो इसमें ये वाली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको फिल करना है। एन डैश चार्ट इज ए प्रोजेक्ट शेड्यूल रिप्रेजेंटेशन that represent project plan as a directed graph. The critical path is the blank sequence of blank task and its defined project. तो आप यहाँ पर देखो सारे जो ऑप्शंस हैं उसमें
एक्टिविटी आ रहा है तो यहाँ पर पहले ब्लैंक में आ जाएगा एक्टिविटी। तो नेक्स्ट जो आपका ब्लैंक है वो है द क्रिटिकल पाथ हिस्सा। जो क्रिटिकल पाथ आप क्रिएट करते हो प्रोजेक्ट में तो वो आपका होता है लॉन्गेस्ट। तो इसके बेसिस पे आपके पास सेकंड और थर्ड ऑप्शन में से आपको चूज करना है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ डिपेंडेंट टास्क, जितने भी आपके टास्क होंगे क्रिटिकल पाथ में वो सारे के सारे डिपेंडेंट टास्क होंगे। और इट डिफाइंस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट होगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ड्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर देयर ऑन ए सेट विद 4 एलिमेंट्स। अगर हमें 4 एलिमेंट पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड आउट करना है तो वो कितने रिलेशन आपके फाइंड आउट होंगे, तो उसका एक फॉर्मूला है, वो है 2 रेज टू पावर n n रेज टू पावर 2 माइनस n। इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास जितने मर्जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको गिवन हो। तो n बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर n की वैल्यू को पुट करेंगे 2 रेज टू पावर 4 की पावर 2 माइनस 4। तो यहाँ पर 4 की पावर 2 है तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 रेज टू पावर 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर करेक्टरिस्टिक्स आर। हमारे पास रिस्क के कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, उसमें से हमें ये बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट करेक्टरिस्टिक स्टेटमेंट है। ये बेसिकली आपका CAO जो आपका सब्जेक्ट है CAO में से लिया हुआ है, जिसमें हमारे पास रिस्क और सिस्क दो टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। रिस्क जो होती है वो आपकी रिड्यूस इंस्ट्रक्शंस होती हैं और जो सिस्क होती हैं वो आपकी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। तो हमारी जो रिस्क जो आपका इंस्ट्रक्शन होती है वो आपकी एक साइकिल की ही इंस्ट्रक्शन होती है जिसको एग्जीक्यूट करती है, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो आपका जो ये वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है वो आपका सिस्क में होता है, रिस्क में नहीं होता, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। उसके बाद थर्ड जो आपका स्टेटमेंट है इंस्ट्रक्शन दैट मैनिपुलेट ऑपरेंड्स इन मेमोरी। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है। वो इसलिए है क्योंकि रिस्क में हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं वो रजिस्टर टू रजिस्टर हम लोग इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, उसमें कोई भी मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन नहीं होती है। तो उसमें जब मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है ही नहीं है तो उसमें हम लोग कभी भी ऑपरेंड को मैनिपुलेट नहीं करते हैं। उसके बाद है फोर्थ एफिशिएंट इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। तो जब भी हम लोग रिस्क इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो उसमें हम लोग पाइपलाइन यूज करते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसके बेसिस पे आपका जो फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ इंसर्ट एंड एक्सेक्ट मिनिमम इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्योरिटी क्यू यूजिंग अनसॉर्टेड एरे अज्यूम दैट ऑल इंस्ट्रक्शन कैन बी अकोमोडेटेड। तो हमारे पास एक क्यू है, इस क्यू में हम लोगों को इंसर्ट करना है और उसमें एक्सट्रैक्ट मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो केस है वो वर्स्ट केस है। तो अगर हम लोग कोई भी क्यू में अगर कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करेंगे वो सबसे लास्ट पे इंसर्ट करेंगे, लास्ट लोकेशन पे इंसर्ट करेंगे, तो उस केस में आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो आपकी होगी θ1। ये होगी आपकी इंसर्ट के केस में। उसके बाद है नेक्स्ट है आपकी एक्सट्रैक्ट मिनिमम। एक्सट्रैक्ट मिनिमम के लिए कोई भी एग्जैक्ट आपके पास एल्गोरिथम नहीं है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सर्च लीनियर सर्च ही हम लोग अप्लाई करेंगे, जिसमें हम लोग पहले तो पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, पोजीशन फाइंड आउट करने के बाद हम लोग उसमें इंसर्शन परफॉर्म कराएंगे। तो उस केस में जब हम लोग लीनियर सर्च अप्लाई करेंगे तो उसके लिए जो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा θn। तो इस केस में जो भी आपकी इंसर्शंस हो रही हैं, चाहे वो इंसर्ट के थ्रू हो रही हो चाहे एक्सट्रैक्ट मिनिमम एल्गोरिथम के थ्रू हो रही है, तो उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी θ1 एंड θn। तो उस केस में जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा 1। उसके बाद हम लास्ट टाइम आपके पास 5 क्वेश्चंस आए थे साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी पे, जिसमें एक डायग्राम दिया था, उसके बेसिस पे आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपका predicate, how many predicates nodes are there and what are their names।
तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेडिकेट्स नोड्स होती क्या है। प्रेडिकेट नोड बेसिकली अगर आप एक नोड से मल्टीपल पाथ क्रिएट कर रहे हो या मल्टीपल पाथ आप जा रहे हो तो उनको हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट नोड। मींस अगर आपके पास एक नोड है उससे आप मल्टीपल पाथ जा रहे हो तो वो आपकी होती है प्रेडिकेट नोड। तो हमें इसमें से बताना है कि भी इस ग्राफ में आपकी प्रेडिकेट नोड कौन कौन सी है। जो सबसे पहली जो नोड है वो फर्स्ट नोड है। इससे आप एक पाथ यहाँ जा रहे हो, एक पाथ यहाँ जा रहे हो, तो आप दो पाथ जा रहे हो, तो ये आपकी प्रेडिकेट नोड होगी। उसके बाद सेकंड जो आपकी नोड है, सेकंड एंड थर्ड, इससे भी आप दो पाथ जा रहे हो तो ये भी आपकी प्रेडिकेट नोड होगी। उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ नोड जो है उससे सिर्फ आप सिंगल पाथ जा रहे हो तो ये प्रेडिकेट नोड नहीं होगी। उसके बाद सिक्स्थ नोड पे जाओगे, यहाँ से भी आप दो पाथ जा रहे हो तो ये भी आपकी प्रेडिकेट नोड होगी। उसके बाद जितनी भी आपके पास ये नोड्स हैं उन पे आप कोई भी एक से ज्यादा पाथ पे नहीं जा रहे हो तो ये आपकी प्रेडिकेट नोड्स नहीं होगी। तो आपके पास प्रेडिकेट नोड्स होगी 1, 2, 3 एंड 6। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट 3। उसके बाद हाउ मेनी नोड्स आर देयर इन ए लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंट पाथ। हमें ये बताना है कि इसमें जो लॉन्गेस्ट पाथ है उस लॉन्गेस्ट पाथ में आपकी कितनी नंबर ऑफ आपकी नोड्स होंगी। हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम लोग फर्स्ट नोड से स्टार्ट हो रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट करके हम लोग यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जाने के बाद उसके बाद हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं और इस तरह से हम लोग पाथ कवर कर रहे हैं इस 11 नोड तक। तो हमारा जो ये सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होगा और इस पाथ में आप कितनी नोड्स को कवर कर रहे हो, आप फर्स्ट नोड से सेकंड, सेकंड और थर्ड, इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि भी फर्स्ट नोड से आप सेकंड पे जा रहे हो या फर्स्ट नोड से आप थर्ड नोड पे जा रहे हो या सेकंड नोड पे जा रहे हो। उसके बाद हम लोग 6 नोड पे जा रहे हैं, 6 से हम लोग 7th नोड पे जा रहे हैं, 7 नोड से हम लोग 9th नोड पे जा रहे हैं, 9 से हम लोग 10th पे जा रहे हैं, 10 से फिर हम लोग फर्स्ट नोड पे आ रहे हैं और फर्स्ट से फिर हम लोग 11th नोड पे जा रहे हैं। तो इसमें आपने कितनी नंबर ऑफ नोड्स को कवर किया। जब भी हम लोग यहाँ पर ये वाली जो नोड्स हैं 2 और 3, या हम लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 2 और 3 या 3 और 2, इनका मतलब एक ही है, मगर इसमें हम लोग दो नोड्स ले रहे हैं 2 एंड 3, तो इसको हम लोग दो नोड काउंट करेंगे। तो 1, 2 एंड 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका 9, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंट पाथ फाइंड आउट करना था और उसमें हमारी कितनी नोड्स कवर होंगी हम लोगों ने यहाँ से उसको फाइंड आउट किया 9 नोड। मेन आपका आ रहा है कि भी इसको आप जो ये 2 एंड 3 जो नोड है इसको आप कितनी नोड में काउंट करोगे। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 और 3 भी ले सकते हैं या 3 और 2 भी ले सकते हैं। तो उस केस में हम लोग इसको दो नोड्स ऐसे काउंट करेंगे। तो इस केस में यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ नोड्स आ जाएंगी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी रीजन्स आर देयर इन फ्लो ग्राफ एफ। हमें ये बताना है कि भी इसमें कितने रीजन्स हैं, कितने एरियाज हैं। तो सबसे पहला आपका एरिया होगा 1, 2, 3 एंड 4। सिंपल। तो इसमें कितने आपके रीजन्स हैं उसके इसमें आपने इसका आंसर फाइंड आउट किया थर्ड, जो कि होगा 4। उसके बाद व्हाट इज द साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्राफ एफ। हमें इसकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है। तो उसके आपके पास दो मेथड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। CC साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल्स टू E माइनस F प्लस 2P। तो एक फॉर्मूला है, इससे भी हम लोग डायरेक्ट साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। E जो है आपका वो है नंबर ऑफ एजेस, N जो है आपकी नंबर ऑफ नोड्स और P जो है आपका अनकनेक्टेड कंपोनेंट इन ए ग्राफ, मींस नंबर ऑफ अनकनेक्टेड कंपोनेंट इन ए ग्राफ। हमें इसमें इनको वैल्यूज को पुट करना है और उससे हमारी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ एजेस काउंट करेंगे। नंबर ऑफ एजेस हमारे पास है 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो यहाँ पर आपके ई की वैल्यू हो जाएगी 11। उसके बाद है नंबर ऑफ नोड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ नोड्स हो जाएगी 9। मगर यहाँ पर लॉन्गेस्ट पाथ में हम लोगों ने इसको 2 कंसीडर किया था, मगर हमें नंबर ऑफ नोड, एक्चुअली में नंबर ऑफ नोड हमारे पास 9 है। उसके बाद है +2 मल्टीप्लाई
पी। पी बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ अनकनेक्टेड कंपोनेंट इन ए ग्राफ। तो इसमें आपके पास सिर्फ एक ही ग्राफ है। सपोज आपके पास एक ग्राफ ये है ग्राफ जी, सपोज दूसरा ग्राफ है G2, तो उसमें अगर आपकी कनेक्टिविटी होती तो उस केस में आपके नंबर ऑफ अनकनेक्टेड ग्राफ आपके दो हो जाते, मगर यहाँ पर आपका सिर्फ एक ही ग्राफ है, इसमें फर्दर ग्राफ से कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें पी की वैल्यू आ जाएगी 1। तो उससे कैलकुलेट करोगे तो 11 माइनस 9 प्लस 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4। तो यह आपका करेक्ट आंसर आएगा आपका थर्ड फोर्थ। सेकेंड मेथड बेसिकली आपका जो है वो डायरेक्ट है, सिंपल मेथड है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितनी नंबर ऑफ प्रेडिकेट्स नोड्स होंगी उसमें आप 1 ऐड कर दोगे तो वो आपकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रेडिकेट नोड्स कैलकुलेट करी थी जिसमें आपका आया था 3, तो 3 प्लस 1, तो उससे आपका आ जाएगा 4, तो आपकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी इस ग्राफ की आएगी 4। तो ऑलरेडी हम लोगों ने दो मेथड यहाँ पर कवर कर लिया, आप दोनों में से किसी भी मेथड से साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी ग्राफ की निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नोड्स आर देयर इन फ्लो ग्राफ। अभी हम लोगों ने काउंट किया था कि भी हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स जो है वो है 9, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।